पीएम पोस्ट बचाने के लिए इमरान खान की आखिरी कोशिश, एक सीएम की दी कुर्बानी, दूसरी पार्टी को मंत्रालय ऑफर। शिवपाल यादव अभी भी नहीं लेंगे विधायक पद की शपथ, सपा विधायकों को मीटिंग में नहीं बुलाए जाने से हैं नाराज। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने पीएम किसान योजना के लिए होने वाले ई-केवाईसी की डेडलाइन को 22 मई 2022 तक के लिए बढ़ाया। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कानपुर पुलिस का पहला एनकाउंटर, हिस्ट्री शीटर संजय और फिर ढाबा पकड़ा गया। ढाबा के विरुद्ध दर्ज थे दर्जनों से भी ज्यादा संगीन मामले। और कब्रगाह में बदला यूक्रेन का मारियुपोल शहर, रूस ने मचाई हर तरफ तबाही, उजड़े कई घर, 5000 लोगों ने गंवाई जान। मारियुपोल को हो रहा काफी नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करेंगे विधानसभा सत्र से जुड़ी खबर के साथ, जिसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। सीएम धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि विधानसभा सत्र का ये पहला दिन रहा। साथ ही सीएम धामी ने सभी को सत्र के पहले दिन की शुभकामनाएं भी दी। सीएम धामी ने कहा कि हम सब मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि विधानसभा में आज लेखा अनुदान पेश किया और विधानसभा सत्र का पहला दिन है, तो सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हम सब मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तराखंड के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी देहरादून पहुंची, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 47 सीटें जीती है। वहीं सीएम धामी उत्तराखंड के दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही उत्तराखंड के इतिहास में नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है, जो उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। उत्तराखंड में राज्यपाल के अभिभाषण से उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के विकास कार्यों के ब्यौरे के साथ ही भविष्य के लिए प्रस्तावित योजनाओं की तस्वीर दिखाई दी। राज्यों में फरवरी और मार्च में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करने की परंपरा रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण इसमें कुछ बदलाव करना पड़ा है। उत्तराखंड में फरवरी में विधानसभा का चुनाव हुआ और 10 मार्च को परिणाम आया। चुनावी व्यस्तता के कारण सरकार पूर्ण बजट पेश करने की स्थिति में नहीं थी। अस्तित्व में आने वाली नई सरकार की बजट के लिए अपनी प्राथमिकताएं होती है। सरकार का इस बात पर जोर होता है कि चुनाव में की गई घोषणाओं की झलक बजट में दिखाई दे। तो विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा दिया, तो आगे क्या कार्य योजना है इसकी भी एक झलक राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिली। चुनावी तारीख के कारण पूर्ण बजट पेश करने की स्थिति में नहीं है सरकार, और ऐसे में चुनावी वादों की जो झलक है वो बजट में दिखाई दे, ये भी सत्ताधारी दल ने सुनिश्चित किया।
चारधाम यात्रा के आगमन को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कार्यदायी संस्था बीआरओ और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने ऑल वेदर चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा की। साथ ही जिलाधिकारी ने बीआरओ के अधिकारियों को निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा आगमन को देखते हुए ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड पर जगह जगह पड़े मलबे को हटाया जाए। साथ ही धारासू के पास संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा बल लगाई जाए ताकि यात्री सुरक्षित आवागमन कर सकें। जिलाधिकारी ने बीआरओ, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए बथेड़ी में ऑल वेदर रोड के लिए अधिग्रहित भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 2 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए। चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। हरिद्वार में आउटसोर्स उपनल कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के लिए दिए गए आदेश को निरस्त कराने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार में कर्मचारियों ने एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा। बता दें कि आउटसोर्स उपनल, एनएचएम, आउटसोर्स टीएनएम और पीआरडी कर्मचारी की सेवा 31 मार्च 2022 को समाप्त करने के आदेश जारी हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमें ये नियुक्ति कोविड-19 महामारी के समय आउटसोर्स के माध्यम से दी गई थी, जिसमें कोविड-19 की पहले लहर के समय जुलाई 2020 में कर्मचारियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। कर्मचारियों का कहना है कि जिस समय कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय अपने जान को जोखिम में डालकर उन लोगों ने काम किया। अब जब लोगों की सेवाएं समाप्त की जा रही है तो इसे वो अन्याय बता रही हैं। उनका कहना है कि जिन पदों पर एनएचएम आउटसोर्स वर्तमान समय में नियुक्त किए जा रहे हैं, उन पर हमें परमानेंट किया जाना चाहिए। साथ ही कर्मचारियों ने चिकित्सा अधिकारी को पत्र के माध्यम से 11 महीने का सेवा विस्तार दिए जाने की भी मांग की है। नहीं, इन लोगों का जो 31 दिसंबर तक के लिए 31 मार्च तक रखा गया था और जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन से रखा गया था। उनके पास हमने नोटशीट बढ़ाया था, उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि ये शासन लेवल से तय होता है कि इनको कब तक रखना है। शासन ने 31 मार्च तक के लिए शासनादेश किया था। उसी संदर्भ में आगे जिलाधिकारी महोदय उनके द्वारा स्टेशन दिया गया था और आज की डेट में उनको 26 तारीख को उन्होंने मना कर दिया, नोटशीट में मना कर दिया कि अब नहीं बढ़ाया जाएगा आगे। पूरे प्रदेश में लोग हट रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में करीब 3000 लोग हटने जा रहे हैं 31 मार्च को। ये तो शासन का है और महानिदेशालय का है, चूँकि हम लोग भी लिख रहे हैं, चूँकि इन लोगों के हटने से हम लोगों को भी दिक्कत होगी। अब उनका निर्णय, लोग आगे क्या उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। सर हमारी मांगे ये है कि हमारी जो है सेवा विस्तारित की जाए। हम यहाँ 2020 से कार्यरत हैं सीएमओ ऑफिस में। उपनल से, एनएचएम से और पीआरडी समस्त आउटसोर्स के लोग यहाँ पे कम से कम हम 200-250 लोग हैं यहाँ पे। तो उन सभी का सेवा निवृत्त किया जा रहा है उन लोगों को 31 मार्च 2022 में। तो सर हमने सेवा विस्तार करवाना चाहते हैं और हमारे यहाँ 7 महीने से सैलरी भी हमको नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि हमारी जो राशि है उसका भुगतान किया जाए। और जब हम यहाँ शुरुआत में हम आए थे तो हमें बताया गया था कि हमारे क्या कहते हैं कि हमको रहने के लिए और आने जाने के लिए कोविड-19 के अंतर्गत तो ये सुविधाएं दी जाएंगी। और स्टाफ नर्स को उन्होंने बोला था 10,000 मानदेय, 10,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और साथ में क्या कहते हैं बीमा किया जाएगा। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने टीएमसी विधायक द्वारा मतदाताओं को धमकाए जाने के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि टीएमसी विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाताओं को धमकाया और कहा कि जिन मतदाताओं ने बीजेपी को वोट किया है उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और ये धमकी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने दी है, जिस पर अनिल बलूनी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के इस विधायक जिसका नाम नरेन चक्रवर्ती है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाताओं को धमकी दी है। और इस मामले पर ट्वीट करते हुए अनिल बलूनी ने पश्चिम बंगाल सरकार को निशाने पर लिया है। और अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी इनपुट हेड सौरभ तिवारी जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का ये पूरा मामला है और अनिल बलूनी का क्या आरोप है टीएमसी विधायक को लेकर। जी सौरभ।
जी देखिए दीपक, बता दूं आपको कि बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उत्तराखंड से आते हैं, अनिल बलूनी। उन्होंने आज फिर एक बार टीएमसी पर करारा हमला किया है। और आपको पता है कि टीएमसी के एक विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि जो एक तरह से आरोप क्या धमकी दी है कि अगर आपने टीएमसी को वोट नहीं दिया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद बीजेपी इस पर हमलावर हो गई है। और वहीं जो राज्यसभा के सांसद हैं, मीडिया इंचार्ज हैं अनिल बलूनी, उन्होंने टीएमसी को आड़े हाथों लेते हुए उस पर करारा हमला किया है। दीपक, बिल्कुल, लेकिन कोई कार्रवाई होने की उम्मीद है? इस तरह से खुलेआम धमकी दे रहे हैं सत्ताधारी दल के विधायक, मतदाताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था का चीरहरण कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन कोई कार्रवाई की उम्मीद है सौरभ? जी देखिए, बीजेपी के लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि टीएमसी की जो सरकार है उसमें तो कोई कार्रवाई होने की उम्मीद नहीं है। अब चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि ऐसे जो विधायक हैं, ऐसे जो बड़े बड़े नेता हैं टीएमसी की, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और देखिए, नई बात नहीं है, टीएमसी के जो मुख्यमंत्री हैं, सुप्रीमो ममता बनर्जी, उन्होंने बंगाल चुनाव चल रहा था तो उन्होंने लोगों को भी धमकी दी थी कि अभी जो सेंट्रल की जो फोर्स आई है वो अभी चुनाव तक ही है, लेकिन जब चुनाव खत्म होगा तो सेंट्रल का फोर्स चली जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने इशारा दिया था, तो उसके बाद जब उनकी आका ऐसे धमकी दे रही है तो उनके जो विधायक हैं उनके नक्शे कदम पे ही चलेंगे, लगातार बीजेपी का यह आरोप है। धन्यवाद सौरभ इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो बीजेपी टीएमसी विधायक के इस रवैये पर नाराजगी व्यक्त कर रही है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकास नगर पचवा दून क्षेत्र में आए दिन बिजली चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही मामला डाक पत्थर के पास अवैध रूप से बिजली की हो रही उपयोग की सामने आई। बता दें कि विद्युत विभाग के एसडीओ अशोक कुमार के नेतृत्व में टीम ने सिंचाई विभाग स्थापना खंड डाक पत्थर पर अवैध रूप से चल रहे ट्यूबवेल को लेकर छापा मारा। विभागीय अधिकारी का कहना है कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि निकट में अवैध रूप से बिजली की चोरी कर ट्यूबवेल चलाया जा रहा है। बिजली विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के विकासनगर स्थित निजी महाविद्यालय में शिविर लगाया गया, जहां योगासन के साथ प्रारंभ हुआ। साथ ही स्कूल के बच्चों ने स्वच्छता रैली और हेलमेट जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने हेतु संदेश दिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपनी लोक संस्कृति को भी उजागर करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि महिला अधिकारों और नारी सशक्तिकरण के लिए घर परिवार से ही शुरुआत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं को उनके अधिकार और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी सुविधाएं मुहैया न कराई जाएं, तब तक महिला सशक्तिकरण का प्रयास सार्थक नहीं माना जाएगा। कोई नहीं रहने। तो लोगों को जागरूक किया गया, जागरूकता रैली निकाली गई। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। महाविद्यालय की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। स्वच्छता को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। कोई नहीं रहने। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में राज्यपाल के अभिभाषण से 5वें विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के विकास कार्यों का ब्यौरा देखने को मिला। साथ ही भविष्य की योजनाएं भी राज्यपाल के अभिभाषण में झलकी। आपको बता दें कि फरवरी और मार्च में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करने की उत्तराखंड में परंपरा रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण इसमें बदलाव करना पड़ा। उत्तराखंड में फरवरी में विधानसभा का चुनाव हुआ, 10 मार्च को परिणाम आए। चुनावी व्यस्तता के कारण सरकार पूर्ण बजट पेश करने की स्थिति में नहीं थी। अस्तित्व में आने वाली नई सरकार के बजट के लिए अपनी प्राथमिकताएं होती है। सरकार का इस बात पर जोर होता है कि चुनाव में की गई घोषणाओं की झलक बजट में भी दिखाई दे।
तो विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ और चुनावी व्यस्तता के कारण इस बार सरकार पूर्ण बजट पेश करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के अब तक के किए गए कार्य और भविष्य की कार्य योजना की एक झलक भी देखने को मिली। तो विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई है और उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सरकार रिपीट हो रही हो। उत्तराखंड के बजट को लेकर क्या कुछ खास देखने को मिला और सत्र की शुरुआत राज्यपाल का अभिभाषण, क्या प्रमुख बातें रहीं, अब तक हुए विकास कार्यों का क्या ब्यौरा दिया, भविष्य की क्या योजना अभिभाषण में झलक कर सामने आई है। हमारे सहयोगी आलोक झा और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ उत्तराखंड के विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है, क्या खास रहा आलोक? देखिए, निश्चित रूप से ये पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत जो है वो आज से उत्तराखंड में हुई है और क्योंकि ये नई सरकार है और नई सरकार में जो बीजेपी के द्वारा वादा किया गया था उत्तराखंड की जनता से, उसको कहीं ना कहीं अगर आप राज्यपाल का अभिभाषण देखें तो कहीं ना कहीं उसी की झलक मिलती है और कहीं ना कहीं राज्यपाल के अभिभाषण से ये लग रहा है कि जो वादे उत्तराखंड की जनता से सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी ने की थी, उस दिशा में जो है धामी सरकार इस न सिर्फ इस बजट सत्र में बल्कि अपने संपूर्ण कार्यकाल में आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से जब मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो सीएम धामी ने ली थी, उसके बाद ही ये ऐलान किया था कि समान नागरिक संहिता की ओर उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, यानी कि उस कानून को मंजूरी जो है वो दी जाएगी। निश्चित रूप से इस सत्र में उस पर भी चर्चा होगी और इसके साथ ही क्योंकि ये बजट सत्र है, इस बजट सत्र में आगे किस तरह से जो है उत्तराखंड सरकार काम करेगी, कौन कौन सी वो परियोजनाएं होंगी जो प्रमुखता से जो है वो धामी सरकार उसको पूरा करने की कोशिश जो है वो करेगी। तो इन सब की झलक आज हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद जो है अभिभाषण के बाद से जो है वो अब इस पर बजट सत्र में बजट पर जो है वो एक तरह से कहिए कि वो डिबेट शुरू होगा। बिल्कुल आलोक, ये भी जानना चाहेंगे चुनावी घोषणाओं की झलक भी बजट में नजर आएगी? निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले कहा कि न सिर्फ बजट में वो झलक मिलेगी बल्कि अगर आप देखें तो राज्यपाल के अभिभाषण में भी उसकी झलक कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो इससे पता ये चल रहा है कि जो बीजेपी ने वादे किए थे और जिस पर उत्तराखंड की जनता ने अभी तुरंत हुए चुनाव में मुहर लगाई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं न सिर्फ बीजेपी बल्कि सीएम धामी भी दृढ़ संकल्पित हैं और वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे ये बजट सत्र चलेगा, जो हमें जानकारी मिली है कि उत्तराखंड क्योंकि पर्यटन का हब किस तरह से बनाया जाए, आप याद कीजिए कि जब सीएम धामी चुनाव से पहले रैली करते थे तो उसमें इसका जिक्र करते थे कि और उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि ये देवभूमि है, यहाँ पर पर्यटन के जो है कई ऐसे अवसर जो है वो मौजूद हैं। तो उन्हीं अवसरों को तलाशा जाएगा, उन्हीं जगहों को तलाशा जाएगा और एक पर्यटन हब के रूप में उत्तराखंड को विकसित किया जाएगा। और लगातार जो एक तरह से ये भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में अगर आप देखें तो चुनाव से पहले ये था कि उत्तराखंड में जो सुदूर पहाड़ियों पे जो गांव हैं उससे रोड की कनेक्टिविटी जो है वो की जाएगी। तो उस राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका माफ कीजिएगा राज्यपाल के अभिभाषण में भी इसका जिक्र है। तो कहीं ना कहीं जिस उसी दिशा में आगे जो है वो सीएम धामी उत्तराखंड को ले जाना चाहते हैं जिसका वादा उन्होंने किया था। बिल्कुल, ऑल वेदर रोड उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है और फिर नितिन गडकरी ने भी इशारा किया था कि उत्तराखंड से अब सीधे मानसरोवर के लिए रास्ता कुछ ही महीनों में तैयार हो जाएगा। तो इस दिशा में भी उत्तराखंड सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। चारधाम यात्रा शुरू हो रही है तो इस श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी कार्रवाई चल रही है। तो बजट में इसके लिए भी विशेष आवंटन की उम्मीद बनी हुई है।
देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें तो प्रमुख हिंदू स्थल धर्म स्थल जो है वो उत्तराखंड में विराजमान है। चाहे केदारनाथ की बात करें, आप बद्रीनाथ की बात करें, और जिसका जिक्र दीपक अभी आप कर रहे थे कि ऑल वेदर रोड, निश्चित रूप से ये न सिर्फ उत्तराखंड सरकार का बल्कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी सपना है और उस दिशा में कार्य भी किए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि रोड की कनेक्टिविटी, खासतौर पर जो धार्मिक स्थल हैं वहां से एक धार्मिक स्थल से दूसरे धार्मिक स्थल तक न सिर्फ रोड की कनेक्टिविटी बल्कि क्योंकि उत्तराखंड में जो है पहाड़ी खिसकने का भी डर रहता है और कई हादसे भी ऐसे हुए हैं, तो ऐसे में रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो नितिन गडकरी जिसके मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि उत्तराखंड में ऐसे रोड बनाए जाएंगे जो ऑल वेदर यानी कि बारिश में भी काम करेगा। और क्योंकि अब तक ये महसूस किया गया है कि उत्तराखंड में बारिश की में यात्रा काफी डिफिकल्ट और काफी जोखिम भरी होती है, तो ऐसे में इस बजट में अगर आप देखें तो इस बजट में ये मुमकिन है कि ऐसे सभी प्रावधानों पर विचार किया जाए और उसके लिए अतिरिक्त फंड किया जाए। इसके साथ ही जो हिंदू धार्मिक स्थल हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, उनको कैसे जो है वो एक तरह से कहिए कि उन्हें आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उन्हें जो है सुसज्जित किया जाए, इस पर भी इस बजट में प्रावधान होगा, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। बिल्कुल आलोक, बजट को लेकर और भी अन्य ऐसी समस्याएं हैं, जैसे जो कोरोना संक्रमण काल में आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से कर्मचारियों की बहाली हुई थी, उनकी अपनी परेशानी है, सरकार ने उन्हें हटाने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तो क्या इनके लिए भी सरकार विचार करेगी और इसकी संभावना बजट में देखने को मिलेगी? क्योंकि उनकी अगर नियमित नियुक्ति की जाती है तो उसके लिए अलग से बजटीय प्रावधान भी करने होंगे सरकार को। देखिए, इससे पहले जो है सीएम धामी ने खुद जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर किए गए थे लोग, उनके बारे में कहा था कि उस पर जो है सरकार विचार कर रही है, क्योंकि ये सरकार के लिए भी मुश्किल होगा कि सभी को जो है सरकारी नौकरी दे देना, क्योंकि जो बजट है उत्तराखंड का, क्योंकि छोटा राज्य है, इसलिए बजट उत्तराखंड का अगर आप दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो वो कम ही रहता है। और उसी कम बजट में उत्तराखंड में लगातार जो विकास की बयार पिछले टर्म में धामी सरकार ने बढ़ाई थी, वो इस टर्म में कैसे बढ़ेगी, उस पर भी ये कहीं ना कहीं जो है धामी सरकार को इस पर सोचना होगा। और निश्चित रूप से सरकार ये चाह रही है कि उन सभी एक तरह से कहिए कर्मियों को और उनसे बातचीत की जाए और बीच का एक रास्ता निकाला जाए, तो ये संभव है कि इस सत्र में इस पर भी बातचीत हो और धामी सरकार जो है उनके मुखिया यानी कि बिल्कुल आलोक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए चुनावी वादे भी थे और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, इसकी झलक भी देखने को मिल रही है। नए सत्र में करीब 2000 प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल तैयार करने को लेकर शिक्षा निदेशालय ने एक प्लान तैयार किया है, लेकिन प्लानिंग तभी बेहतर मानी जाएगी जब सरकार इसके लिए बजट आवंटित करेगी। तो शिक्षा में सुधार भी धामी सरकार का एक चुनावी वादा रहा है और इस वादे को पूरा करने के लिए काम करती दिख रही है सरकार। देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें तो अभी भी जो है पहाड़ों पे यानी ऊंचाई पे बहुत से ऐसे गांव कस्बे हैं जहां पर अभी सरकारी स्कूल का अभाव है, या फिर जो बच्चियों को जो है काफी लंबी यात्रा करनी पड़ती है स्कूल में पढ़ने के लिए। निश्चित रूप से जो चुनाव से पहले वादे थे और उस वादे के बाद ये माना जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 हजार स्कूलों की बढ़ोतरी जो है वो धामी सरकार इस बार करेगी। और निश्चित रूप से इससे 2 फायदे हो सकते हैं धामी सरकार को। एक तो शिक्षक की बहाली होगी, निश्चित रूप से लोगों को काम मिलेगा, और उसके बाद जो इनका वादा था चुनाव से पहले और खासतौर पर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, वो कहीं ना कहीं वादा पूरा होता हुआ दिखाई देगा। जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो शिक्षा के लिए रखा जाएगा और शिक्षा के लिए आवंटित किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि जो वादा चुनाव से पहले बीजेपी ने उत्तराखंड में पहले किया था, वो क्या इसी बजट सत्र में पूरा करेंगे, या फिर अभी कुछ स्कूलों को जो है वो उसके लिए बजट दिया जाएगा और आगे जो है अगले साल के लिए रखा जाएगा। जी धन्यवाद आलोक, नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल
आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी इस बजट सत्र को लेकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में प्रदेश में नए सत्र से 1802 प्राथमिक और 298 जूनियर हाई स्कूल बनाए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए कार्य योजना तैयार की है। प्रदेश में नए शिक्षा सत्र से प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल को उत्कृष्ट बनाए जाने से बच्चों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बच्चे स्कूल में बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। मुख्य सचिव के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय की ओर से इसके लिए योजना तैयार की गई है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार इन स्कूलों में शिक्षक और कंप्यूटर सहित हर तरह की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही तेजी से बिजली की खपत भी बढ़ रही है, जिससे बिजली की कटौती की समस्या बनती दिख रही है। हालांकि बाद में हालात सामान्य हुए हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही यूपीसीएल की बिजली डिमांड 40 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। रोजाना 31 से 32 मिलियन यूनिट तो उपलब्ध हो पाती है, लेकिन 8 से 10 मिलियन यूनिट खरीदनी पड़ रही है। बिजली किल्लत की वजह से यूपीसीएल को उद्योगों में आधा घंटा और ग्रामीण इलाकों में करीब 2 घंटे तक की बिजली कटौती करनी पड़ रही है। अधिकारियों की माने तो अपेक्षाकृत 37 मिलियन यूनिट के आसपास की डिमांड रही है। यूपीसीएल ने उम्मीद जताई है कि आपूर्ति सामान्य ही रहेगी। श्रीनगर के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली रोड स्थित एक साड़ी की दुकान पर एक महिला ने बड़े ही शातिराना अंदाज में दुकान में रखे साड़ियों पर हाथ साफ कर डाला। दुकानदार महिला को साड़ियां दिखाने में उलझा रहा और महिला ने चुपके से दुकान में रखी 3 साड़ियों को अपने बैग में डाल लिया। साथ ही वहां से साड़ियां चुरा कर फरार हो गई। जब दुकानदार को कुछ शक हुआ तो उसने दुकान में लगे सीसीटीवी की जांच की। सीसीटीवी फुटेज में महिला की चोरी की पूरी वारदात नजर आ गई। अब महिला की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।